We are going to go through our quick revision series of History Chapter 2 Nationalism in India. This chapter I have divided into 4 time phases and आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे हमारे फर्स्ट टाइम फेज को इस चैप्टर के अंदर, दैट इज़ फ्रॉम 1914 टू 1919 कि 1914 से 1919 के बीच में भारत के अंदर क्या होता है जब हम लोग ब्रिटिशर्स की गुलामी में थे। तो अगर इस टॉपिक को हम लोग देखें 1914 से 1919 के बीच में, तो जो मेजर घटनाक्रम घटते हैं जो उस समय होते हैं हमारे आज़ादी के मूवमेंट में, वो क्या होते हैं। तो एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कंट्री के ऊपर, इंडियंस के ऊपर, उसे हम लोग देखने वाले हैं। खिलाफत मूवमेंट को देखने वाले हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत से पहले का जो घटनाक्रम है उसे हम लोग देखने वाले हैं जल्दी से इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका वी आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू कि व्हाट ऑल हैपेंड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पूरे दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर क्या हुआ। हम लोग इसे देखेंगे सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे क्या असर पड़ता है, इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग इस वीडियो के अंदर देखें, इस स्लाइड के अंदर देखें, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस फ्रॉम 1914 टू 1918। 4 साल ये युद्ध चलता है। भारत इस युद्ध का हिस्सा बनता है एंड इंडिया डिडंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस वॉर। जबरदस्ती हमें ब्रिटिशर्स इस वॉर का हिस्सा बना देते हैं। तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है। इंडिया फेस वेरियस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर पीरियड। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जब भारत इस युद्ध का हिस्सा बनता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय भारत के अंदर डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर होता है, डिफेंस पे जो पैसा खर्च करती थी ब्रिटिश सरकार, उसे इंक्रीज कर देती है। तो इसका इंपैक्ट इंडियंस के ऊपर क्या पड़ता है कि हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो जाते हैं, टैक्सेस ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाते हैं, जिसका डायरेक्ट असर आम जीवन पे, एक भारतीय के आम जीवन पे पड़ना चालू होता है। साथ ही साथ और जो अलग डिपार्टमेंट्स जिनके ऊपर ब्रिटिश सरकार पैसा खर्च करा करती थी, उन सब डिपार्टमेंट्स में कटौती करना चालू कर देती है। प्राइसेस इंक्रीज थ्रू द वॉरियर्स। हर चीज़ के छोटी छोटी चीज़ों के भी जो प्राइसेस थे वो बढ़ना चालू हो जाते हैं। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। फौज में जबरदस्ती गाँव में से युवाओं को पकड़ के फौज के अंदर भर्ती करा जा रहा था, ब्रिटिश आर्मी के अंदर भर्ती किया जा रहा था। ड्यूरिंग 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 21 क्रॉप्स फेलियर हैपेंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हो जाती हैं, फेमाइन्स आते हैं भर भर के। ब्रिटिश सरकार इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ऑल्सो किल्ड लैक्स ऑफ पीपल। ये जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक होता है, दिस वाज लाइक जैसे 2020 में कोविड आया था, उसी टाइम पीरियड में, ये उस टाइम पीरियड में आता है। 1918 से 1920 तक इसका असर रहता है, पूरी दुनिया के अंदर रहता है और भर भर के लोगों की इस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से मौत होती है। इसी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से 1911 से 1921 के बीच में जो जनगणना होती है भारत की, उसमें पॉपुलेशन में डिक्लाइन होता है। ये पहली बार था जब भारत की पॉपुलेशन में डिक्लाइन होता है। अगर हम 1921 के बाद की बात करें, आज तक भारत की आबादी बढ़ी रही है, पर इन 10 सालों में ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, साथ ही साथ क्रॉप्स का फेलियर होना, फेमाइन आना, इस वजह से भारत की जनसंख्या में भी अच्छा खासा डिक्लाइन होता है। तो ये मेजर इंपैक्ट पड़े जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भारतीयों के ऊपर पड़े। भारतीयों को इन सब चीज़ों को सहन करना पड़ा, झेलना पड़ा। अब इसके बाद जब ये सारी घटनाक्रम होने लगा तो कहीं ना कहीं इंडियंस के मन में एक चीज़ थी कि हम लोग ब्रिटिशर्स का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भी उन्हें रिपे करना चाहिए। इंडियंस को उम्मीद थी कि 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है सेल्फ गवर्नमेंट का मौका इंडियंस को देते, पर ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ इतनी सारी परेशानियों से इंडियंस को झेलना पड़ा, इतनी सारी परेशानियां इंडियंस को फेस करनी पड़ी। तो इसकी वजह से इंडियंस के अंदर अच्छा खासा एक आक्रोश, एक अच्छा खासा गुस्सा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पैदा होना चालू हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब इसे हम कनेक्ट करते हैं गांधी जी के अराइवल से। अब 1915 में गांधी जी हिंदुस्तान आ गए थे साउथ अफ्रीका से वापस, एंड 1915 के बाद अब गांधी जी कांग्रेस की भी सामान संभाल लेते हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट की भी कमान संभाल लेते हैं। 1918 तक का भी हमने पिछले प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि कैसे क्या इंपैक्ट इंडियंस के ऊपर पड़ रहा था। तो गांधी जी जब आते हैं और देश की स्थिति देखते हैं, लोगों की स्थिति देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आता है कि अब जो है आंदोलन करने की जरूरत है, लोगों को सड़कों तक उतारने की जरूरत है, जिससे अंग्रेजों की नींव हिल सके और अंग्रेजों को हम यहां से भगा सकें। कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में उस समय एक वॉइड भी क्रिएट हो गया था। कोई ऐसा बड़ा लीडर उस समय उभर के नहीं आ रहा था जो ब्रिटिशर्स को चुनौती कर दे सके। तो उस वॉइड को फुलफिल भी गांधी जी ही करते हैं और गांधी जी एक नई एनर्जी लेकर आते हैं अपने साथ, एक मास एजिटेशन का एक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जिसे वो फिर लागू करते हैं। तो गांधी जी बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह का क्या होता है, सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि भैया अगर हम सच्चाई की पाथ पे चलेंगे, सच्चाई की राह पे चलेंगे, तो
डेफिनेटली हमारी जीत होना तय है, चाहे सामने कितना ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। इट इज अ मॉरल फोर्स। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन चंपारण बिहार। अब गांधी जी 1915 में भारत आए, उसके बाद वो 3 छोटे आंदोलन करते हैं, एक बड़े मेजर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के होने से पहले वो 3 मेजर आंदोलन, 3 छोटे आंदोलन करते हैं। करते हैं चंपारण बिहार में, यहाँ पे इंडिगो पेशेंट्स थे, तो इनके लिए गांधी जी एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं और वो आंदोलन सक्सेसफुल होता है। यहाँ से गांधी जी की पूरे देश के अंदर वाहवाही होना चालू हो जाती है। फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, यहाँ पे भी पीसेंट्स के लिए गांधी जी आंदोलन करते हैं। उसके बाद अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स होते हैं, तो इनके फेवर में गांधी जी खड़े होते हैं अगेंस्ट द मिल ओनर्स, और यहाँ पे इनके फेवर में गांधी जी आंदोलन करते हैं और यहाँ पे भी आंदोलन सक्सेसफुल रहता है। ये तीनों आंदोलन गांधी जी के जो छोटे लेवल पे थे, ये तीनों के तीनों सक्सेसफुल रहते हैं। तीनों आंदोलन के हमें नाम पता होने चाहिए, टाइम पीरियड पता होने चाहिए, तो ये तीनों सक्सेसफुल होते हैं और यहाँ से गांधी जी को एक ऑल इंडिया लेवल पे रिकग्निशन मिलना चालू हो जाती है। एक तरीके से समझ लो ये एक तरीके से प्रैक्टिस मैचेस थे बिफोर अ बिग इवेंट, बिफोर अ बिग मैच, बिफोर अ मेजर मैच, तो ये प्रैक्टिस मैच की तरीके से थे। आई एम गोइंग लिटिल फास्ट इस वजह से क्योंकि इट्स अ वन शॉट वीडियो, इट्स अ क्विक रिवीजन वीडियो, तो तभी मैं तेजी से आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट। तो इसके बाद अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बाद फिर रॉलेट एक्ट। अब ये गांधी जी के आंदोलन हो जाते हैं, लोगों में अच्छा खासा आक्रोश था ही। वर्ल्ड वॉर 1 भी खत्म हो जाती है 1918 में। इंडियंस जो थे कहीं ना कहीं अब राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन, महंगाई का बढ़ना, बेरोजगारी का फैलना, उसके साथ लोगों की मृत्यु होना, फेमाइन आ जाना, ये सब घटनाक्रम एक साथ चल रहा था। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक का भी असर था और ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं जिस लेवल पे ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की मदद करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ इंडियंस का जो एक पेशेंस था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वो भी खत्म हो जाता है, उन्हें सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रूल का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो फिर कहीं ना उसके तो इंडियंस जो थे वो कहीं ना कहीं एजिटेशन करना चालू कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे उस एजिटेशन को रोकने के लिए और इंडियंस की आवाज को दबाने के लिए एक कानून लेकर आते हैं, जिस कानून को क्या बोला गया, रॉयलेट एक्ट बोला गया। 1919 में ब्रिटिशर्स पास करते हैं इस एक्ट को। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक आ जाता है। अब ये रॉयलेट एक्ट क्या था? रॉयलेट एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार को ट्रिमेंडस पावर देती है। अब ब्रिटिश सरकार किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था या कुछ भी बोलता था, तो उससे विदाउट ट्रायल जेल के अंदर 2 साल तक बंद कर सकती थी। 2 साल के बाद तो उसे ट्रायल का मौका मिलता। तो इट वाज एक तरीके से काला कानून था। कोई भी व्यक्ति अगर अब सरकार के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे तुरंत जेल के अंदर बंद किया जा सकता था 2 साल के लिए, एंड दैट टू विदाउट ट्रायल। तो जब ये कानून पास होता है तो गांधी जी इसके खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट की घोषणा कर देते हैं 1919 में। ये सत्याग्रह मूवमेंट की घोषणा होते ही ब्रिटिशर्स जो थे वो इस आंदोलन को, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब आंदोलन की शुरुआत होती है, इसे रोकने में लग जाते हैं। उसी का एक परिणाम क्या निकलता है, उसी का एक घटनाक्रम इसके साथ जो जुड़ता है वो होता है फिर जलियांवाला बाग वाला। इसके बारे में सबको पता है, जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठी होती है। मिलिट्री मार्शल लॉ वैसे ही पास था तो भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी, एंड जनरल डायर जो था वो आता है जलियांवाला बाग के एंट्रेंस पे खड़ा होता है। एक ही दरवाजा था जहाँ से एंट्री पॉइंट था, जहाँ से एग्जिट पॉइंट था, वहीं पे वो फोर्स को लेकर खड़ा हो जाता है और आम जनता के ऊपर गोली चला देता है। उसके बाद पूरे देश जो है इस घटना से हिल जाता है, पूरी दुनिया इस घटना से हिल जाती है। एज सच जनरल डायर के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इसकी निंदा बहुत जगह पे करी जाती है, लोग जगह जगह पे राइड्स भी करते हैं, स्ट्राइक्स भी करते हैं, लोग अपनी उपाधि भी वापस कर देते हैं, टाइटल्स, अपनी पोजीशंस को भी छोड़ देते हैं अगेंस्ट दिस इनजस्टिस डन। एंड इसके बाद रॉयलेट एक्ट को, रॉयलेट सत्याग्रह को, जैसे जैसे वायलेंस बढ़ता चला गया, गांधी जी रॉयलेट सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। अगर इस मैप को देखें तो यहाँ पे चंपारण आ जाता है। ये उन आंदोलन की बात कर रहा हूँ जो गांधी जी ने करे थे अभी मेजर आंदोलन से पहले, नॉन कोऑपरेशन से पहले। तो चंपारण ये रहा, ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अहमदाबाद आ गया, ये यहाँ पे जलियांवाला बाग जो मैसेकर होता है वो यहाँ पे मैप के अंदर शो हो रहा है। तो 1919 में ये रॉयलेट एक्ट खत्म होता है। आज खिलाफत मूवमेंट में, दिस इज द लास्ट पार्ट, 1914 से 1919 के बीच के क्या मेजर घटनाक्रम है। तो खिलाफत मूवमेंट क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 1918 में खत्म होती है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लो। वर्ल्ड वॉर 1 जो था 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है, एंड 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ऑटोमन एम्पायर वॉज देयर जो टूट जाता है, और ऑटोमन एम्पायर से एक नया देश निकल के बनता है जिसे आज के प्रेजेंट टाइम में बोला जाता है टर्की। तो ये जो ऑटोमन एम्पायर का हेड था, जो ऑटोमन एम्पायर का एम्परर था, ही वाज द कैलिफेट, ही वाज द खलीफा, रिलीजियस लीडर था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का। तो उसकी जो पोजीशन होती है, उसकी जो उपाधि होती है, टाइटल होता है कैलिफेट वाला, वो जो विनिंग पार्टी होती है, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एंड इटालियंस, वो उसके सर से छीन लेते हैं। तो पूरे मुस्लिम समुदाय में, पूरे दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक आक्रोश पैदा
पैदा हो जाता है और इंडिया के अंदर भी ये आक्रोश आता है। एंड दो भाई थे शौकत अली, मोहम्मद अली, जो इस डिसीजन के खिलाफ, ये जो कैलिफेट की पोजीशन थी, खलीफा की जो पोजीशन थी, इसे जो छीन लिया जाता है, इस टाइटल को छीन लिया जाता है, इसके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिस आंदोलन को बोला गया क्या, खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी बाद में इस खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन के साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था अगर हम खिलाफत को नॉन कोऑपरेशन से जोड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन भी एक साथ एक आंदोलन को कर पाएगी, सब एक साथ मिलकर एक आंदोलन को कर पाएंगे। तो ये था वो खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय टू ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 19 टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर। ये खलीफा कौन था? ऑटोमन एम्पायर का एम्परर। गांधी जी कन्विंस्ड द कांग्रेस टू जॉइन हैंड्स विद द खिलाफत मूवमेंट एंड स्टार्टेड अ नॉन कोऑपरेशन कैंपेन फॉर स्वराज। तो काफी दिनों तक बात चलती है, महीनों तक बात चलती है। फाइनली कांग्रेस पार्टी में भी सहमति आ जाती है, खिलाफत कमेटी में भी सहमति आ जाती है और दोनों मिलकर फिर एक कंबाइंड प्रोग्राम चलाते हैं, कंबाइंड फिर एक मूवमेंट चलाते हैं, जिस मूवमेंट का नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो मेरी छोटी सी आज की वीडियो थी, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग 1914 से 1919 के बीच में देखने वाले हैं। अगर हम देखें तो इन 5 सालों के अंदर मेजर घटनाक्रम क्या था? गांधी जी का हिंदुस्तान के अंदर वापस आ जाना, वर्ल्ड वॉर 1 का खत्म होना और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर। खिलाफत मूवमेंट का थोड़ा सा हमने इसके अंदर देखा है, जलियांवाला बाग को हमने देखा है, रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इनसे 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। जैसे ये रहा क्वेश्चन, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो कैसे हेल्प हुई भैया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो भी क्राइसिस हिंदुस्तानियों को झेलने पड़े, कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ, जिससे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की स्पिरिट डेवलप होने में एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। हम लोग चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले हमने यूरोप में नेशनलिज्म की भावना के बारे में देखा। तो ये जो देशभक्ति की भावना, राष्ट्रप्रेम की भावना, उसको हम लोग देख रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। Why Indians were outraged by the Rowlatt Act? तो इसमें रॉलेट एक्ट के बारे में हमें लिखना है कि भैया 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल किसी को भी बंद किया जा सकता था, कोई भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, इस वजह से इंडियंस वर आउटरेज। व्हाट इज मेंट बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह? इट वाज अ प्योर मॉरल फोर्स। एंड सत्याग्रह के बारे में हमें लिखना है, वॉज ब्रॉट इन बाय गांधी जी। गांधी जी जानते थे कि इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के सामने कहीं ना कहीं हमें सत्याग्रह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें मास एजिटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस के कैरेक्टर्स, ये सब हमें लेके चलने पड़ेंगे। तो इतनी बड़ी ताकत कहीं ना कहीं भारत के आगे झुक जाएगी और पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट होगा कि वायलेंस से ही आप किसी भी आंदोलन को नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायलेंस से ही आप किसी आंदोलन को जीत सकते हो। राइट ऑन द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये मेजर क्वेश्चंस इसमें से निकल के आते हैं जो, एंड इट्स अ वेरी, सारे के सब के बारे में बहुत छोटा छोटा दे रखा है, उतना ही हमें याद रखना है। तो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। 1914 से 1919 के बीच में क्या हुआ। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइम पीरियड होगा, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 1920 टू 1922 एनसीएम मूवमेंट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में।